गुड आफ्टरनून सभी को। आवाज आ रहा है क्या मेरा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम आज देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, या फिर इसी को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपको क्या याद ध्यान रखना है, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसमें हमें सबसे पहला जो लॉ पढ़ना है वो होता है बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या है? मान लो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये करंट कैरिंग वायर जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बायो-सेवर्ट के लॉ से हमें पता चलता है। क्लियर है? तो मान लो हमें इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, देखो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो वायर है इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यह हमें बताना है। तो सपोज करो इस वायर में हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, मान लो DL लेंथ का, ये DL है, समझ आ रहा है? और यहां से इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, मान लो ये है R, ये है कितना R, ये है R, और इस DL से ये एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के लॉ के आधार पर इस DL एलिमेंट के कारण R डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम dB से डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, I dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r की पावर 3, ये dB होगा। समझ आ रहा है? dl ये जो छोटा सा dl वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में, r वेक्टर, ठीक है, दोनों का क्रॉस अपॉन में r क्यूब, ये होगा dB। समझ आ रहा है? इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर हम इसका देखें तो I dl r sin थीटा बाय r क्यूब लिख सकते हैं। r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो हमें dB इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, तो ये dB हो जाएगा। समझना, ये हमारा क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बायो-सेवर्ट्स लॉ हमें क्या बताएगा, एक एलिमेंट DL के कारण, अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके DL एलिमेंट के कारण, DL लेंथ के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB क्या होगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ये होगा। क्लियर है क्या सभी को?
देखो ये जो म्यू होता है ना, म्यू, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट हमारा होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। या वैक्यूम बोल सकते हो इसको, या फिर एयर बोल सकते हो। तो म्यू नॉट हमारा क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम, या बोल सकते हैं एयर। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, म्यू नॉट हो गया। ठीक, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू याद रखना। म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 ये होता है। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा जब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का जरूरत हमें पड़ेगा। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए आप ध्यान रखना, हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का। ठीक, तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। समझना रहे? अभी इसको सीखेंगे, आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना है आपको। देखो फिर से बता देता हूं मैं बायो-सैवर्ट्स लॉ को। मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पर dl। इस dl एलिमेंट के कारण यहाँ पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पर, और ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से। तो ये जो होगा वो होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर में दिया गया इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या लिख सकते हैं, dl r sin थीटा। ठीक है, तो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, i dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये हमारा क्या मिलेगा, dB मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, dB इज इक्वल टू, इसको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। इसको आप सभी याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद में मैं बताया कि म्यू नॉट क्या होता है। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या फिर एयर, और म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, ये याद रखना है। ठीक, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका डायरेक्शन क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। ये अभी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए फिर। इसको राइट हैंड पाम रूल भी बोल सकते हो, थंब रूल बोलने वाला। चलिए जल्दी से कीजिए।
हो गया, लिखिए। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो डायरेक्शन है, आप एक तो क्या हो रहा है, डी एल क्रॉस आर वेक्टर है ना। देखो डी बी जो वेक्टर है इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये डी एल क्रॉस आर वेक्टर है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम डायरेक्शन कैसे देते हैं, इसको ध्यान रखना। कैसे देते हैं, मान लो एक वेक्टर है ए इधर, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी इधर, समझ आ रहा है, इनके बीच का एंगल है थीटा। सपोज करो हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर ए क्रॉस बी जो होता है एक नया वेक्टर होता है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन कैसे देते हैं हम, अपना राइट हैंड लेना, जो पहला जो वेक्टर है ए वेक्टर उस पर रखना ऐसे, ठीक है, और जो बाद में जो वेक्टर है बी वेक्टर उसकी तरफ रोटेट करना है। तो आपका थंब जिधर होगा वो क्या बताता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में थंब किधर है, बाहर, तो डायरेक्शन किधर है, बाहर। समझ गए। यहां पर क्या है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो डी पहले कौन सा वेक्टर है, डीएल, तो डीएल पे रखो, डीएल किधर है, ये है ना डीएल का डायरेक्शन। तो डीएल पे हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, और आर की तरफ रोटेट करेंगे, ऐसे रख के आर की तरफ रोटेट करेंगे, ये आर की तरफ। तो हमारा थंब किधर जा रहा है, अंदर, समझ आ रहा है। देखो डीएल, ये डीएल ऊपर है ना और आर इधर है, तो डीएल पे हम ऐसे रखेंगे, पीछे से रखना पड़ेगा ऐसे, है ना, आर की तरफ रोटेट करेंगे, थंब किधर जा रहा है, अंदर। तो डीबी का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, अंदर। अंदर को क्रॉस से डिनोट करते हैं, ये किसको बताता है, इनवर्ड को। बाहर जो होता है प्लेन के बाहर जो रहता है उसको डॉट से दिखाते हैं, इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं। क्लियर है। ये तो पहला तरीका हो गया, समझ आ रहा है, पहला तरीका क्रॉस प्रोडक्ट से हम बता सकते हैं। दूसरा तरीका जो है स्क्रू रूल होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में क्या करना है, यहां पर एक स्क्रू रखो, है ना, स्क्रू को किधर रोटेट करना है, पहले जो वेक्टर है डीएल, बाद में कितना किधर है आर, तो डीएल से आर की तरफ रोटेट करो, तो ये किधर जाएगा, अंदर की साइड जाएगा ना। स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हो तो स्क्रू कैसे जाएगा, अंदर जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है ना। अब तीसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं सबसे आसान तरीका है, इसी से हम देखेंगे, राइट हैंड पाम रूल या थंब रूल बोलो, राइट हैंड पाम रूल। देखो इसमें क्या करना है, आपको करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है। किसको रखना है, थंब को करंट के डायरेक्शन। थंब के डायरेक्शन किधर है, करंट ऊपर है ना, तियर। और जिस पॉइंट पर भी आपको बताना है उसका उधर अपने पाम को रखो, इसको, है ना, ऐसे करके। करंट ऊपर जा रहा है ये ऐसे। अब इसको रोटेट करो, तो ये किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस जगह पर बी का डायरेक्शन किधर है, अंदर है। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो ये आई है और ये किधर जा रहा है, अंदर, तो बी का डायरेक्शन अंदर है।
अगर मैं यहाँ पर इस साइड पूछता तो थंब आपका ऐसे रहता, ठीक है, पाम आपका किधर रहता, बाहर रहता। अब इधर रोटेट करो, किधर आ रहा है, बाहर, तो इस जगह पर किधर रहता, बाहर, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो एक सिंपल सा वायर है, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है। मैं पूछूंगा कि यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट है Q। P और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो आप क्या करोगे, इसी रूल से बताना है, इसी से, है ना। राइट हैंड लेना अपना, आप ले लो राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड में जो थंब है आपका, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में। तो थंब है, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, है ना। P पर चाहिए तो P पर ऐसे रखो, समझ रहे हैं। अब इसको रोटेट करेंगे, इधर बंद करेंगे तो ये किधर आ रहा है, देखो बाहर आ रहा है ना। तो इस जगह पर किधर होगा, बाहर। तो बाहर को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो बाहर ये हो जाएगा, समझ आ रहा है। अगर हम इसी को Q पर पूछे तो आप थंब को किधर रखोगे, राइट हैंड का करंट के डायरेक्शन में ऐसे, और पाम को पॉइंट की तरफ रखेंगे, पॉइंट Q की तरफ। अब रोटेट करेंगे तो किधर जा रहा है, अंदर। तो अंदर को हम किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। तो यहाँ पर किधर आ जाएगा, अंदर की डायरेक्शन में, क्रॉस। तो ये डायरेक्शन है हमारा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। नोट कर लीजिए। हो गया। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो करंट ऐसे जा रहा होता, ऐसे करंट, है ना। तो इस जगह पर बताओ और इस जगह पर बताओ डायरेक्शन, ठीक। तो आप क्या करते हैं, अपना राइट हैंड लेते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए, और इसका जो थंब है, थंब को किधर रखते हैं, करंट के डायरेक्शन में। तो थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, इस जगह पर बताना है तो अपना हाथ को इस तरीके से रखो। अब इसको रोटेट करोगे किधर जाएगा, बाहर। तो इस जगह पर किधर होगा, डायरेक्शन बाहर। बाहर को डॉट से दिखाते हैं, है ना, पेपर में, ठीक। और नीचे की साइड बताना है तो नीचे के साइड क्या करेंगे, थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, देखो, और यहाँ पर इसकी तरफ करना है ना, इस पॉइंट की तरफ। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब किधर जाएगा, अंदर। तो इस जगह पर डायरेक्शन किधर होगा, अंदर, ये डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ये डायरेक्शन है बी का,
जो बी होता है, बी का यूनिट याद रखना टेस्ला होता है, यूनिट ऑफ बी होता है टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना सभी लोग। चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये फाइनाइट लेंथ का है। इसके कारण सपोज करो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए या फिर डी, मान लो डी डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मान लेते हैं पॉइंट पी है। ठीक है, यहां पर हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब ये जो पॉइंट पी है, ये इधर जो एंड पॉइंट है इसका यहां से मिला है, तो एंगल बना रहे हैं सपोज करो φ1, और इधर वाले एंड को अगर हम मिलाएं तो ये एंगल बना रहा है सपोज करो φ2, φ1 और φ2। ठीक है, तो इसके कारण हमें पॉइंट पी पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एलिमेंट के कारण, छोटे से dl लेंथ के एलिमेंट के कारण बायो-सेवर्ट के लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना जानते हैं। सपोज करो हम यहाँ पर इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक dl लेंथ का एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, मान लो l लेंथ नीचे dl लेंथ का एलिमेंट ले रहे हैं, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये इसका r है, और ये यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा। ये एंगल कितना होगा, 90 है ना। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं dl। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस dl के कारण, dl एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड dB लिख सकते हैं। dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, बायो-सेवर्ट लॉ के आधार पर dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन I करंट फ्लो और dl लेंथ का एलिमेंट लिया है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्योंकि r है ना, तो r स्क्वायर, ये dB आ जाएगा हमारा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो cos थीटा बाई r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। समझ आ रहा है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, dB मिल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। बायो-सेवर्ट का जो लॉ हमने सीखा था वही हम यहाँ पर एक छोटे से एलिमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl cos थीटा बाई r स्क्वायर। क्लियर है सभी को। अब देखो इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं हम। सबसे पहला चीज आप ये देखिए, ये जो हमारा छोटा सा ट्राइंगल है, यहाँ पर हम cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, d, हाइपोटेनियस कितना है, r, तो d बाई r लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। या फिर यहां से हम r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d बाई cos थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसी ट्राइंगल पर tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर l हो जाएगा, बेस हो जाएगा d, तो l बाई d लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर d को इधर इंटू कर दो, तो l बराबर क्या लिख सकते हैं हम, d tan थीटा लिख सकते हैं। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर आ जाएगा dl बराबर, d बाहर आ जाएगा, tan थीटा का आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का आ जाएगा d थीटा। तो डिफरेंशिएट करने पर हमें dl मिल जाएगा।
तो dl हमें मिलेगा d sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। अब इस dl को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, और r की जगह ये चीज पुट कर सकते हैं। ये जो dv जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके कारण है? एक छोटे से एलिमेंट के कारण है, dl लेंथ के एलिमेंट के कारण। अगर हमें कंप्लीट वायर के कारण चाहिए तो कंप्लीट वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर b चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन db। इंटीग्रेशन db हमें क्या देगा? b देगा। समझ आ रहा है? तो हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। कहां से कहां तक जा रहे हैं? φ1 एंगल से φ2 एंगल तक जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे नीचे वाले एंगल को माइनस कर लेना, -φ1 से φ2 एंगल तक जा रहा है, तो ये लिमिट लगेगा। φ1 से कहां तक जा रहे हैं? φ2 एंगल तक। ठीक है, तो φ1 एंगल से कहां तक जा रहे हैं? φ2 एंगल तक। तो -φ1 से φ2 तक का क्या लग जाएगा? लिमिट लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इस db को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं। तो dB हमारा क्या है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। dl की जगह क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो ना, d sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, है ना। और cos थीटा को ऐसे ही रहने दो आगे, डिवाइड बाय r स्क्वायर। r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? d बाई cos थीटा। तो d बाई cos थीटा का स्क्वायर, तो d बाई cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? d स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो एक cos थीटा ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिख लो, db इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई d sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, और एक cos थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? d स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मिलेगा। अब यहाँ जो जो चीजें कैंसिल हो रहा है, नहीं दिख रहे क्या? अब यहाँ जो जो चीजें कैंसिल हो रहा है उसको आप देख लीजिए। क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है? देखो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई d से एक d कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? cos थीटा बचेगा डॉट d थीटा, डिवाइड बाई क्या बचेगा? d, ये बचेगा। समझ आ रहा है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी cos थीटा डॉट d थीटा, ये लिख सकते हैं। ये हमें db मिल जाएगा। db मिल गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट लगा के, तो हमें क्या मिल जाएगा? b मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन कर लोगे ना, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा सभी को। चलो इंटीग्रेशन करो, कितना आ रहा है बताओ। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन db, और लिमिट लग जाएगा -φ1 से φ2। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन db की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a cos थीटा डॉट d थीटा, ये आ जाएगा -φ1 से φ2। अब म्यू नॉट यहाँ से जो बाहर निकल रहा है निकाल लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a इंटीग्रेशन cos थीटा डॉट d थीटा, और लिमिट आ जाएगा -φ1 से φ2, ये आ जाएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin थीटा, ये हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a sin थीटा, ये हो गया, और लिमिट -φ1 से φ2, ये आ जाएगा। ठीक है, आप लिमिट लगा दीजिए। थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लोअर रखिए। तो ये हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a साइन φ2 माइनस साइन -φ1 आ जाएगा, है ना।
माइनस साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस सामने आ जाएगा तो ऑलरेडी एक माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो जो b है, b हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये मिलेगा, ये आंसर होगा। देखो इस टाइप का सेम डेरिवेशन हमने किसके लिए किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी किया था, अगर आपको याद होगा तो वैसे ही कुछ है ये डेरिवेशन, नोट कीजिए जल्दी से। आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। नोट कीजिए बेटा सभी लोग।
हो गया, लिखिए। अब इसमें दो केस है ना, उन केसेस को भी याद रखना है आपको। पहला जो केस 1 है, अगर ये जो वायर है, इस वायर का लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाए, है ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, अगर ये हो जाए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो जाए, तो क्या होगा, ये जो वायर है इसका लेंथ क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए ऊपर नीचे से, ठीक है। इसके कारण हमें ए डिस्टेंस पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो एंगल बना रहा था इधर से और इधर से, है ना, ये हमारा कितना था, φ1 था, और ये कितना होगा, φ2। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये अगर ऐसे मिलाने जाएंगे ना तो ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर मतलब ये सीधा हो जाएगा ऐसे, सिमिलरली नीचे। तो इस सिचुएशन में φ1 और φ2 आप क्या लिखना, 90 डिग्री लिखना। तो φ1 और φ2 दोनों क्या लिखेंगे, 90 डिग्री या π/2 लिख सकते हो। और जो हमें b का जो इक्वेशन मिला है, b का, उससे उस फॉर्मूले में φ1 φ2 की जगह 90 डिग्री रखते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या है, μ0/4 π I/a इन ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2, ये मिला है ना। यहाँ पर φ1 और φ2 की जगह 90 डिग्री रखो, तो b इज इक्वल टू μ0/4 π I/a sin 90 प्लस sin 90। तो sin 90 प्लस sin 90, तो sin 90 की वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1, तो कितना हो जाएगा, 2। तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर b क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू मिलेगा μ0/4 π 2I/a, ये मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, करंट इधर जा रहा है ना, तो किधर होगा, अंदर, क्रॉस से दिखा सकते हो, राइट हैंड पाम रूल है ना, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, पाम किधर जा रहा है, अंदर, ये बी का डायरेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा केस होता है, केस 2, इसको नोट कर लिए। अगर सेमी फाइनाइट होता है, सेमी इनफाइनाइट बोल सकते हो, इस तरीके से ऊपर से इनफाइनाइट लेकिन नीचे से फाइनाइट, इसके कारण हमें यहाँ पर बताना पड़ता है ए डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा φ2 है और नीचे वाला φ1 है। यहाँ पर जो φ1 है नीचे, वो एंगल कितना है, 0, लेकिन φ2 जो है ना, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, ये हमें मिलेगा b इज इक्वल टू μ0/4 π I/a sin φ1 की जगह 0 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री आ जाएगा। तो sin 0 का वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, तो ये हमें मिलेगा b इज इक्वल टू μ0/4 π I/a, 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मिलेगा b। तो ये आपको याद रखना है, नोट कीजिए।
जल्दी लिखिए। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। आप लिख लीजिए आराम से इसको।